नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सेज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे, बिहार में चुनाव प्रस्तावित हैं और आज ही तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया है कि यदि उनकी पार्टी को जीत दिलवाई जाती है तो 1 लाख नौकरी वो बिहार के नवयुवकों को देंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये कहने की नहीं करने की बात है और जनकल्याणकारी सरकार का ये दायित्व भी बनता है। परंतु प्रश्न ये है कि इसी तरीके का मैनिफेस्टो में एक घोषणा भाजपा सरकार ने भी की थी 2014 में, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा। क्या हुआ? आज 6.5 साल हो रहे हैं मोदी सरकार को। क्या 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के हिसाब से युवाओं को नौकरी मिली? नहीं। क्या तेजस्वी यादव 1 लाख नौकरी प्रतिवर्ष दे पाएंगे? ये भविष्य के गर्भ में है। परंतु मुद्दा ये है कि क्यों कर ऐसे मैनिफेस्टो ये पार्टियां जारी करती हैं जो व्यवहारिक रूप से ये कर नहीं सकती। और क्या करता है चुनाव आयोग? क्या उसको ये संज्ञान नहीं होता कि किस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से क्या क्या वादे किए, किस तरीके से जनता को अपनी नीतियों, अपने वादों, अपने प्रलोभन के आधार पर मैनिपुलेट करके उसने सत्ता हासिल की है, वोट हासिल किया है। और अगर वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाता तो क्या ऐसी सरकार को बने रहने देना चाहिए? मित्रों, कई गंभीर प्रश्न हैं। आपको याद हो, संभवतः मैनिफेस्टो में लंबे चौड़े वादों का जिक्र होता है। सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, सरकार ये जन कल्याणकारी योजना लागू करेगी, सरकार ये जन कल्याणकारी योजना लागू करेगी। और अंततः क्या होता है? अंततः कुछ नहीं होता है। आम आदमी वोट देने के बाद ठगा जाता है, अपने को महसूस करता है कि उसके साथ पुनः इस बार सरकार ने धोखा किया। इसीलिए वो बार बार पार्टी के बदलाव में रुचि रखता है। खास करके प्रादेशिक चुनावों में वो एक पार्टी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर पुनः पुरानी पार्टी को लाना या तीसरी को ट्राई करना, ये बदलाव चलता रहता है, केवल इस आशा से कि शायद इन राजनीतिज्ञों में कोई ईमानदार हो, कोई जवान का पक्का हो। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे वादा खिलाफी करने वाली राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को इनके प्रति कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। क्यों? ये पार्टियां छलती हैं, केवल वादों के आधार पर नहीं छलती हैं। ये पार्टियां छलती हैं चुनाव के बाद, जब कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी जीतता है अपने वादों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, फिर कुछ समय बाद जब सरकारें नहीं बनती दिखती हैं तो एक साझा सरकार की व्यवस्था की जाती है, जिसको कहते हैं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बेस्ड, न्यूनतम साझा कार्यक्रमों के आधार पर। और उसमें उस समय क्या होता है कि कोई मतदाता किसी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उसको वोट देता है और कालांतर में वो पार्टी उसकी विपक्षी विचारधारा की पार्टी से समझौता करके एक संगठित सरकार बना लेता है। इस पूरे खेल में मतदाता का वोट बिकता है, इस पूरे खेल में मतदाता का विश्वास बिकता है, इस पूरे खेल में मतदाता के साथ छल होता है। और दुर्भाग्य, स्वतंत्र स्वायत्ता प्राप्त संगठन चुनाव आयोग इस पूरे खेल को देखता रहता है, करता कुछ नहीं है। गौर करने वाली बात है, करता कुछ नहीं है। वो बिकने देता है वोटर के वोट को और दुहाई देता है लोकतंत्र की। कैसे चुनाव आयोग ये सब कर रहा है? क्या एक प्रश्न चुनाव आयोग से नहीं बनता है? क्या आपका दायित्व तो नहीं कि आप इस बात की गारंटी दें कि वोटर का वोट सुरक्षित रखा जाएगा, उसका वोट विकृत नहीं होने दिया जाएगा? हर बार हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठता है, हर बार ये बात होती है कि किस तरीके से विधायक या पार्टियां अपनी शर्तों पर अपनी बिक्री करती है शासन सरकार बनाने के लिए, उसके बाद भी चुनाव आयोग मौन। हर बार ये आरोप लगा। भी हाल में मध्य प्रदेश में ये बात बड़ी चर्चा में रही, राजस्थान में बात बड़ी चर्चा में रही। इसके अलावा अब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 2 परस्पर विरोधी विचारधारा की पार्टियों ने सरकार बनाई। एक विचारधारा थी कांग्रेस एनसीपी की और एक विचारधारा थी शिवसेना की। परंतु सत्ता का सुख, सरकार का लालच, छला कौन गया? वो वोट देने वाला जिसने शिवसेना के पूर्व प्रारूप के ऊपर विश्वास करके शिवसेना को वोट दिया।
और कालांतर में उस शिवसेना ने केवल अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए अपनी संगठित पार्टी भाजपा का साथ छोड़ा। एनसीपी और कांग्रेस से उसने समझौता किया, सरकार बनाई। आज हालात क्या है महाराष्ट्र में? आज हालात ये हैं कि वहाँ का वोटर अब तक ये नहीं सोच पाया है कि उसने आखिर वोट किसको दिया था। उसने शिवसेना को दिया था, कांग्रेस को दिया था या एनसीपी को दिया था। राजस्थान में अभी जब विधायकों का मामला चल रहा था, जब सरकार को अल्पमत में लाने का गहलोत के लिए एक समस्या उत्पन्न हुई थी, उस समय भी बड़ी चर्चा आम हो रही है कि 60 विधायक इस होटल में रखे गए हैं, 40 विधायक इधर लिए जा रहे हैं, कोई अपने विधायकों को रिजॉर्ट लिए जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हिंदुस्तान का आदमी कर देता है? क्या ये हमारे वोटों की प्रत्यक्ष बिक्री की व्यवस्था नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग बैठा बैठा खामोश देख रहा है। पुनः मैं आज रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को कोट करना चाहूँगा कि किसी दिन समय भी इन मौन रहने वालों से प्रश्न करेगा। बड़ा गंभीर विषय है। लोकतंत्र के नाम पर हम पिछले 74 सालों से चले जा रहे हैं। हमारे वोटों की बिक्री हो रही है, हमारे साथ झूठे वादे कर हमको छला जा रहा है और आज भी उसमें कोई कमी नहीं है। अगर 2 करोड़ नौकरी देश को देने का वादा मोदी सरकार करके अपने वादे से मुकर गई, तो 1 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे से 4 दिन बाद तेजस्वी यादव भी बलतेंगे, क्यों वो जानते हैं उनका क्या होगा। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, कौन उनका बिगाड़ लेगा? सरकार तो उनकी है ही है, कम से कम 5 साल तो सत्ता सुख उनको मिलेगा। साथियों, बड़ी गंभीर स्थिति है। ऐसे कई वादे करती हैं ये पार्टियां। और दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न चुनाव आयोग से, क्या इस तरीके के वादों को प्रलोभन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए? इज इट नॉट अ सॉर्ट ऑफ ब्राइब और द कास्ट ऑफ द वोट जो ये पार्टियां ऑफर करती हैं? किसी भी पार्टी के पास राष्ट्रीय नीति नहीं है। पहली बात तो 2 ही सक्षम स्थापित पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, जिनको आप राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं, एक कांग्रेस, एक भाजपा। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर, परिवार स्तर पर, जाति स्तर पर आती हैं, वर्ग की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि भारत की संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाकर के वर्ग, धर्म और जात की बात करने वाली पार्टियों को भी चुनाव आयोग पंजीकृत करता है। ये पार्टियां अपने वर्ग के आधार पर लड़ती हैं, ये पार्टियां जातीय प्रभुत्व के आधार पर लड़ती हैं, ये पार्टियां भाषा के आधार पर लड़ती हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ती हैं। आपसी मुंबई क्या नहीं था उस समय, हर आदमी जानता है, पुनः उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। परंतु अब ये चर्चा आवश्यक है, क्या इस तरीके के झूठे वादे और प्रलोभन देने वाली पार्टियों के विरुद्ध चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि एक मैनिफेस्टो पर चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी या पार्टी दूसरे मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ने और जीतने वाली पार्टी के साथ तब तक साझा सरकार न बना सके जब तक वो पिछले वादों को, पिछले मैनिफेस्टो को दरकिनारा कर नए इलेक्शन से उस पार्टी के मैनिफेस्टो पर उसके पुनः इलेक्शन लड़े? अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। ये केवल भीड़ तंत्र है, ये केवल संख्या तंत्र है। जिस पार्टी ने जितनी संख्या जोड़ ली वो सफल। और दुर्भाग्य देखिए कि ज़्यादा संख्या जोड़ने वाली पार्टी सत्ता में आती है और ज़्यादा नंबर पाने वाला विद्यार्थी जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाता है। बड़ा गंभीर और भविष्य के लिए बड़ा चिंताजनक विषय है ये। हमको आपको विचार करना पड़ेगा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना पड़ेगा, चुनाव आयोग को उसके जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना होगा। संविधान की मान्यताओं के पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है कि समाज का जो स्थापित वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं, इस वर्ग को अब सचेत होना पड़ेगा अगर ये धोखाधड़ी अपने साथ रोकी जानी है तो। हम आप ऐसे ही बेबाक इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।